Hello JEE aspirants. No one has traveled the roads of success without crossing the streets of failure. जी हाँ बच्चों, ऐसा कोई जीवन में व्यक्ति हुआ ही नहीं जिसने सफलता की सीढ़ी तो चढ़ी हो पर असफलता का स्वाद नहीं चखा हो। तो बेसिकली विनर कौन है? विनर वो है जो हर फेलियर के बाद खुद से एक बार जरूर कहे, लेट मी ट्राई इट वन मोर टाइम इन अ डिफरेंट वे बिफोर आई डिसाइड टू क्विट। तो इसी भावना के साथ आज हम लोग आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो है जेईई मेन 2022 का केमिस्ट्री का फाइनल ब्लास्ट। तो जेईई मेन 2022 का जो केमिस्ट्री का फाइनल ब्लास्ट है ये आप लोगों के केमिस्ट्री के मार्क्स में कम से कम 30 to 40% का बूस्ट लेकर आएगा। तो इसी वीडियो में देखते हैं आपके लिए हमने क्या खास छुपा रखा है। तो इसी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आने वाला जेईई मेंस 2022 दो फेजेस में हो रहा है। जून में 28 to 29 जून के बीच में होगा और जुलाई में 21 to 30 जुलाई के बीच में होगा। अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न इसका वही है जो पहले जेईई मेन 2021 का था। आपको यहाँ पे सिंगल चॉइस ऑप्शंस करेक्ट वाले एमसीक्यूज मिलेंगे 20 में, जो कि आपको 20 आउट ऑफ 20 करने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा आपके पास होंगे 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, उसमें से 5 आउट ऑफ 10 ही करने होंगे। तो मतलब इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में चॉइस है पर सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस में चॉइस नहीं है। एक खास बात अगर हम इसमें बोलें तो केमिस्ट्री के पेपर में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आपको सेक्शन बी में मिलते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन से ज्यादा आते हैं। तो यहां पे आपको एक चॉइस मिल जाती है। अब हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपके हाउ टू रिवाइज केमिस्ट्री। तो पहले तो हम ये कहेंगे स्टडी योर नोट्स अलोंग विद एनसीईआरटी। हाँ जी, स्टडी योर नोट्स अलोंग विद एनसीईआरटी, क्योंकि एक बात बता दूं, योर नोट्स आर द बेस्ट रिसोर्स। चाहे वो आपने घर पे बैठ के पढ़ के बनाए हो, चाहे किसी क्लास लेके पढ़ के बनाए हो, पर आपके नोट्स से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं है। और सेकंड अच्छा क्या रहेगा? एनसीईआरटी बुक। तो हम लोगों ने नोट्स पढ़ लिए, अब नोट्स के अलावा हमें क्या करना होगा? हमें कुछ शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने होते हैं लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए, और उस शॉर्ट नोट्स को मैं नाम देता हूं सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस क्या है? वो बेसिकली छोटी छोटी फैक्चुअल बातें हैं जो आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे और ये आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। यानी कि सर मैं कुछ भूल जाता हूं, सर वो चीज मुझे याद नहीं रहती, सर वो वैल्यू नहीं याद रहती, सर वो फॉर्मूले नहीं याद रहते। My dear, the answer for the success over here is synopsis. जी हाँ, short notes. और short notes हर बच्चे को बनाने हैं जिससे वो factual question में विजय रथ तक पहुंच जाए। इसके अलावा अगर हम बोलें तो आपको कुछ doubtful concepts, वो concept जो आपको बार बार परेशान कर देते हैं, वो concept जिसमें आपको कभी कभी doubts आ जाते हैं, वो आपको मार्क करके रखने हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक सबकी यूनिक लिस्ट होगी। हर स्टूडेंट के डाउटफुल कंसेप्ट की एक यूनिक लिस्ट होती है। दो स्टूडेंट्स के डाउटफुल कंसेप्ट की सेम लिस्ट नहीं हो सकती। जैसे क्रोमोसोम्स यूनिक होते हैं ना बच्चों, वैसे ही आपके लिस्ट ऑफ डाउटफुल कंसेप्ट भी यूनिक है। आपको ये रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं प्रायोरिटी पे, तभी आप उसके बाद एग्जाम देने जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे बोलूंगा कि आपको कुछ प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस उन डाउटफुल टॉपिक्स पे तो जरूर करने हैं। और हमारा सोर्स क्या होगा? हमारा सोर्स कम से कम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर होगा। इसके अलावा एक एडवाइस और मानिएगा मेरी, आपको लास्ट 3 इयर्स के जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। जो हम आप लोगों को पास्ट 3 इयर्स जेईई मेन पेपर्स करने की बात कर रहे हैं उसको फिर से सुगम बनाया है, आसान बनाया है एलन ने। हम लोगों के पास जेईई मेन के पास्ट ईयर पेपर्स हमें कहां मिलेंगे? हमें फिर से मिलेंगे वो एलन पे ही। हमने क्या किया है? कंपाइलेशन किया है 2019 और 2020 के सारे जेईई मेन पेपर्स का टॉपिक वाइज। आप अगर मान लीजिए आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया, आपको वो 2019 और 2020 के जेईई मेन के पेपर से प्रैक्टिस करनी है, तो टॉपिक वाइज ही प्रैक्टिस करोगे ना। ये हम लोगों ने दिया हुआ है आपको एलन पे, एलन की वेबसाइट पे आपको ये अवेलेबल करा दिया गया है। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर यानी कि जेईई मेन 2021 के सारे पेपर्स 3 आवर्स में रियल टाइम प्रैक्टिस के लिए भी अवेलेबल कराए हैं। कहां अवेलेबल कराए हैं? जी हां, हमने ये अवेलेबल कराए हैं एलन की वेबसाइट पे। आपको यहां पे उसका लिंक भी दिख रहा है और ये आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को आप देख पाएंगे।
डायरेक्टली आप इस लिंक पे जाएंगे और इन पेपर्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोगों ने पास्ट ईयर के पेपर्स भी कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, यूजेस बताया जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा बता दिया गया, अरे एग्जाम्पल्स हैं, ये इस प्रॉपर्टी एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग कई जगह इनको एग्जाम्पल्स को देखते रहते हैं, कहीं के बस एक फैक्ट बता दिया कि ये चीज ये काम कर देती है, वो चीज वो काम कर, उन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मान के चलिए दिस कैन बी अ सपोज्ड क्वेश्चन इन जेईई मेन एग्जामिनेशन। मैं आज आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इसको लेके, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, एनसीईआरटी तो हमारे लिए इस समय बिल्कुल बेस्ट गाइड है, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन में हमें पक्का हेल्प करने वाली है। मुझे पता है आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं और आपको पक्का फायदा होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री पे एक बार थोड़ी सी निगाह मारते हैं। अब तक फिजिकल केमिस्ट्री का ट्रेंड क्या रहा या किस तरीके से उसने वेटेज दी सारे चैप्टर्स को। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे लास्ट 3 इयर्स में आए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं 2019 से लेकर 2021 तक, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस की बात की। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमें 2021 की बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस जितने पेपर्स हुए थे उसमें 780 आए थे। उसमें मोल कंसेप्ट के 23, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 22, आयनिक इक्विलिब्रियम के 25, ऐसी लिक्विड सॉल्यूशन के 24, केमिकल काइनेटिक्स के 26, थर्मोडायनामिक्स, इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह वेटेज रहा। यही अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 400 टोटल क्वेश्चंस आए थे, उसमें हमारा ये था वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से आपको यहां पे दिखाया हुआ है। अगर मैं 2019 की बात करूं, टोटल क्वेश्चंस जो सारे पेपर्स में आए थे वो थे 480, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बीच में। जी हाँ, बाकी चैप्टर्स में भी क्वेश्चंस तो आए थे, पर शायद इतने ज्यादा नहीं आए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। अब ये क्वेश्चंस की बात तो हो गई, कितने कितने कब कब किस ईयर में आए थे, पर मुझे पता है आप लोग तो ये सुनना चाह रहे हो, सर मैं किस टॉपिक पे कि कौन सी चीजों को पढ़ के चला जाऊं, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ के चला जाऊं जिससे मेरा काम अभी लास्ट मोमेंट पे आसान हो जाए। मोल कंसेप्ट में हमने देखा सिंपल मोल कैलकुलेशन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कंसंट्रेशन टर्म जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपको लिक्विड सॉल्यूशन में फायदा भी करेगा और आगे भी फायदा करेगा, से लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम में फायदा करेगा। तो ये तो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहें एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आसान क्वेश्चन आपके बोज मॉडल और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएंगे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों टॉपिक जरूर देख के जाएं। इसके अलावा मैं बोलूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में 2 टॉपिक जेईई के फेवरेट हैं। कौन से हैं? एक तो बफर सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक चैप्टर के बारे में बताता जाऊंगा, आपका काम है इसको केवल फॉलो करते जाना, इन टॉपिक्स से जरूर पढ़ के जरूर जाना। अब अगर मैं बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन की, तो आपको पता है आइडियल सॉल्यूशंस, राउल्स लॉ, इस पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि यहां पे मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं ना हमारे एनसीईआरटी में, यही तो आपके रेडीमेड क्वेश्चन विद आंसर्स हैं। आपको ये जरूर करने हैं। आपको पता है एनसीईआरटी पूरा टेबल दिया हुआ है, किस तरह से कौन से मिक्सचर्स मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, कौन से मिक्सचर्स मिलकर नॉन आइडियल। अरे भैया, इसी पे तो क्वेश्चन आने वाला है। आप समझ लिए पेपर आउट हो गया। ये टॉपिक जिसने कर लिए उसकी तो भैया वारे न्यारे होने वाले हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आरईएनएस इक्वेशन, ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा पास्ट ईयर्स में इसी पे ही आते रहे हैं। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के सिंपल एप्लीकेशन आ जाते हैं। डायरेक्टली आपको हीट के बारे में बोल देंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में बोल देंगे, वर्क डन के बारे में पता लगवा लेंगे। कुछ ना कुछ 2 वेरिएबल आपको इजीली बताए जाएंगे, 3rd वेरिएबल पूछा जाएगा। एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल आते हैं। वहां पे सिंपल वो इक्वेशन कौन सी, आपको तो पता ही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जी हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट अप्लाई करते हुए आएंगे और आपको बस केवल ये फॉर्मूला लगाना है और आगे बढ़ जाना है। मुझे तो लग रहा है आप लोगों की जिंदगी बड़ी आसान होने वाली है जेईई मेन में इस बार। एनीवेज, अब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, गैल्वेनिक सेल। जी हाँ, गैल्वेनिक सेल उनका अपना इंपॉर्टेंट, सिंपल आपको ई सेल कैलकुलेट करने को आ जाएगा। नस्ट इक्वेशन थोड़ी सी पता हो, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजी डायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन। कुछ थोड़े से क्वेश्चंस हमने वो भी देखे हैं जहां फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे वो कैलकुलेशन करा लेंगे। बहुत सिंपल है, आपको ही पता है, आपका शायद वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री, जी हाँ, सरफेस केमिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ पे तो हमारी एनसीईआरटी सबसे बड़ी गाइड है।
तो जैसे फॉर एग्जांपल कोलॉइड्स आपको पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, ये सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ना है। एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में जिसमें हमने क्या क्या लिखा हुआ है, जिसमें हम डिफरेंट डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम, उनके एग्जाम्पल्स, इसको जरूर याद रख लेना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से उठ के आने वाले हैं। फ्रूनलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स की जो इक्वेशन भी है उसके बेसिस पे स्लोप वगैरह वाले क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट हालांकि लास्ट ईयर कुछ कम आया था, बट फिर भी मैं कहूंगा कुछ बातें जो ध्यान रखनी है। एक तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो तो हमें पूरा पूरा अच्छे से रट के जाना है। इसके अलावा आपको बताऊं मैं, अब ज्यादा ट्रेंड हो गया है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पे, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स पे। पता है इसके एग्जांपल्स वगैरह भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अदरवाइज एक कोई एग्जाम्पल को या कोई सब्सटेंस का नाम सुन के कभी नहीं बता पाएंगे ये फेरी मैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है, पर जो एनसीईआरटी पढ़ के जाएगा उसको वही एग्जाम्पल एग्जाम में मिलेगा और वही वो आंसर कर पाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली तो मुझे लगता है आपका काफी हद तक मजे से सारा काम बनता जाएगा। अगर मैं बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर की, ये उतना खास ज्यादा स्कोरिंग नहीं है क्योंकि इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आजकल। फिर भी आइडियल गैस के ग्राफ जो बनते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, उस पर सिंपल कैलकुलेशन अगर आपको करनी आती है तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके इस पे भी बन जाएंगे। रेडॉक्स चैप्टर है जिसमें ऑक्सीजन स्टेट का पता होना, थोड़ी सी बैलेंसिंग करना आना। वैसे भी रेडॉक्स तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी काम आना है ना, तो पढ़िएगा जरूर। मैं एक बात फिर भी कहूंगा, छोड़िएगा मत कुछ, क्या पता कहां से बहुत आसान क्वेश्चन आपके पास आ जाए और वो आपको मार्क्स देता चला जाए। ठीक है, तो ये हमें एक स्ट्रेटेजी तो सोचनी है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। इसमें अगर हम देखें कुछ स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग बनाए, तो क्या होगी इसकी प्लानिंग? भाई नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, और इसके अलावा हमें समझना पड़ेगा हमें कैसे कैसे स्टडी मटेरियल उसमें फॉलो करने हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट तो आपको पता ही है। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, एक कॉम्बिनेशन है लॉजिकल का और इंफॉर्मेटिव पार्ट का। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, कुछ लॉजिकल बेस्ड, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड। अगर मैं स्टडी मटेरियल दोनों आपको फॉलो करना है, वही सेम आपके नोट्स हमेशा ही आपको पता है, एनसीईआरटी बुक्स हमेशा आपको पता है, और इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि आपको प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। मैं आपको वापस से क्यों रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये आप इनऑर्गेनिक में जरूर करके जाएंगे, और आप जरूर करके जाएंगे तो आपके मजे हो जाएंगे। और PYQs को तो हमने आपको सोच दे ही दिया है, आप वेबसाइट विजिट करिए, पक्का वहां से क्वेश्चंस करके आइए। क्वेश्चंस इसलिए बोल रहा हूं वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की, क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कई बार, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ जाता है बार बार। तो इस बार पास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बिना किए मत जाना, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बात मानेंगे और पक्का केमिस्ट्री का फाइनल ब्लास्ट होने वाला है। इसके अलावा हम ये कहें कि जो भी जेईई मेन एग्जामिनर है ना, वो जनरली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। उनको ज्यादा कई बार लॉजिक्स नहीं भी चाहिए होते। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ Cu2+ क्या है? भाई ब्लू है। वैसे तो आपको पता है कलर के बहुत सारे लॉजिक हैं, कई बार चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की वजह से लॉजिक होता है, भाई रीजन ये है। कई बार डी इंटरेक्शन रीजन हो जाता है, पोलराइजेशन, क्रिस्टल डिफेक्ट, ये सारी चीजें हो सकती है रीजन। क्या हमेशा हमें लॉजिक याद रखना है? कहाँ जरूरत है जेईई मेन में। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये भी एक मिथ है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 80% लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, 80% लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको मैं अभी बता रहा हूं कैसे आ जाएंगे 80%। अब हमने क्या किया, ये एनालिसिस की है लास्ट 3 ईयर्स में। लास्ट 3 ईयर्स के जितने क्वेश्चन पेपर्स आए उसमें एनालिसिस की, और आपको यहाँ पे जो PDF आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए लिंक में मिल जाएगी, ये आप प्लीज जरूर ध्यान से देख लेना। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे डिस्क्रिप्शन में एनालिसिस में देखूं तो मैं 2 चैप्टर्स को ज्यादा अच्छे से देख पा रहा हूं। देखिए क्या क्या है हमारे चैप्टर। जैसे हमारा एक केमिकल बॉन्डिंग है। अब केमिकल बॉन्डिंग का मैं परसेंटेज देखूं 22.70, ओ माय गॉड। या फिर मैं देखूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का 21.28, जी हाँ इसका हाईएस्ट परसेंटेज है। अगर मैं चाहूं तो इसका भी देख सकता हूं यहाँ पे, सॉरी 19.84% या ऑलमोस्ट 27%। या फिर यहां देखूं 18.43% या 15.69%। 2 चैप्टर्स ये ऐसे हैं जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं, और यहां पे क्वेश्चंस लॉजिकल ज्यादा आते हैं। मैंने आपको बोला था ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल फैक्चुअल नहीं है, इट हैज अ लॉट ऑफ लॉजिक्स इन्वॉल्व्ड। अब अगर मैं अपने इस रिवीजन वाले पार्ट को अलग से थोड़ा सा डिमार्केट करता हूं,
हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या है, हमने इसको डिमार्केट किया है। सबसे पहली बात, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैक्सिमम वेटेज आप देख चुके हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिकल आने वाले हैं, चाहे वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आए, VSEPR थ्योरी पे आए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आए, किसी पे आए, पर हमें ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ के जानी है। अगर मैं एक बात बोलूं कि पार्ट 1 सपोज मैंने माना, उसमें हमारे पास क्या क्या है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। इन सभी का हम लोगों को क्या करना है, एक सिनॉप्सिस बनाना है। मतलब केवल थोड़ी थोड़ी जो फैक्चुअल बातें हैं उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। इसके अलावा हम इसको जब थॉरोली कर लेंगे तो हमें आसानी से लास्ट मोमेंट पे इनके फैक्चुअल चीजें रिवाइज करने में आसानी हो जाएंगी। बाकी तो आपको पता ही है, इस पर लॉजिकल क्वेश्चंस आने हैं जो हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इजीली आंसर कर पाएंगे। तो वो फैक्ट्स भी नहीं रुके, हमारे लॉजिक से भी क्वेश्चन नहीं रुके, फिर तो पूरे मार्क्स देके जाएगा ना हमारे पार्ट 1। बस यही मुझे बताना था। अब आप सोचेंगे सर इस पार्ट 1 में कहाँ एम्फसाइज करूं, ये तो बताते जाइए। तो चलिए वो भी बता देते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की बात हुई, साइज पे क्वेश्चन, आयनेशन एनर्जी पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पे क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्वेश्चन, इसी पे तो आते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। केमिकल बॉन्डिंग की बात आती है शेप पे, ज्योमेट्री पे, डायपोल मूवमेंट पे, VSEPR थ्योरी पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। जी हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं तो आपको पता है फॉर्मूला ऑफ लाइगेंड्स। जी हाँ, लाइगेंड्स के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे नाम के साथ। आपको पता है आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आते हैं, आपको ये भी पता है VBT पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। यूजेस वगैरह आपको जरूर याद रखिएगा, इसको नहीं भूल के जाइए, क्योंकि वो आपको बता दूं वो सब आपके सिनॉप्सिस का पार्ट होने वाला है। आपको पता है सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस है। अब ये सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आप लाइन बाय लाइन जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बता दूं द बेस्ट गाइड फॉर फैक्चुअल क्वेश्चन इज एनसीईआरटी। ये आप बिल्कुल मान के चलिएगा, ये केमिस्ट्री में उसके बिना कोई गुजारा नहीं है आपका। ठीक है, अब पार्ट 2 में हमने देखा किस तरह से हमने इनऑर्गेनिक में किस किस को रखा है। एक तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम ब्लॉक केमिस्ट्री करते हैं। जी हाँ, SPDF ब्लॉक्स, वही तो जिसको आपको देख के लगता है कितना रटना पड़ेगा। चिंता मत करो, उसका काम भी मैं आसान करने वाला हूँ। इसके अलावा मेटलर्जी तो मुझे लगता है सबको इंटरेस्टिंग सी लगती होगी। इसके अलावा हम क्या कहेंगे, सॉल्ट एनालिसिस। कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा मैंने वो ग्रे एरिया टच किया जिससे आप लोग शायद कभी कभी घबराते हो, पर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अलॉन्ग विद दैट वी विल टॉक अबाउट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन सारे टॉपिक्स पे बात करनी है तो इसका तो सबसे पहली बात क्या है, रीड लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। वहां अंडरलाइन भी करके रख लीजिए, वो लास्ट टाइम के रिवीजन भी करना है बिफोर द एग्जाम, क्योंकि वो फैक्चुअल है। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर आपको पता है एनसीईआरटी में से आना है फैक्चुअल क्वेश्चन, तो क्या चीजें आपके लिए आसान नहीं है? मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पूछते हैं। एक लाइन वहां दी है, उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अगर ये इतना आसान था तो हम क्यों डर रहे थे भाई, अब तो हमें कर लेना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें किस किस तरीके से क्या क्या पूछा जाएगा, मेटलर्जी की बात करें तो आपको पता है ओज पे क्वेश्चन आते हैं, ओज के फॉर्मूले पे, नाम पे। मैं आपको बता रहा हूं कई बार ऐसा होगा मेटलर्जी का आसान से क्वेश्चन ओज पे आएगा और शायद कुछ और पूछा ही ना जाए। कितना आसान है, ओज तो करके चले जाऊं। एलिंगन डायग्राम पे, मेटल एक्सट्रैक्शन पे एक फ्लो चार्ट जो बनी हुई होती है आप लोगों के नोट्स में होगी, वो देख के जाना ना, वो आसान कर देगा आपका सारा रास्ता। कौन से मेटल्स, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये सब आप लोग प्लीज जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा मैं बोलूँ सॉल्ट एनालिसिस में जो आपका लैब मैनुअल है ना, जी हाँ, ये जो लैब मैनुअल दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसको मत छोड़ दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा आपको वहां आसानी से क्वेश्चन दिला देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता ही है SPDF ब्लॉक जो भी है या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये तो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करके जानी है। एनसीईआरटी से अगर हम ये लाइन बाय लाइन रीड करके जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे इस सारी चीजों में। जी हाँ, दावे के साथ कह सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं, अगर हमें फोकस करना है ब्लॉक्स ऑफ केमिस्ट्री में, तो एक बात ध्यान रखना, आप जनरली रिएजेंट्स पर ज्यादा ध्यान देना। जैसे एस ब्लॉक में NaOH, आपको और रिएजेंट्स के बारे में ध्यान रखना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMnO4, K2CR2, ये सारे मैं ब्लॉक्स में एक एक बता रहा हूं। ऐसे आपको जनरली रिएजेंट्स पे ध्यान रखना है भाई, रिएजेंट्स पे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, PYQ का ट्रेंड यही है। सॉल्ट एनालिसिस में भी आपको वही रिएजेंट हेल्प करने वाले हैं, तो रिएजेंट इज अ मस्ट, अब ये समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये JEE मेन 2019 का मॉर्निंग वाले आज का था। द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्स-रे ट्यूब विंडो इज, मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्स-रे ट्यूब विंडो इज, और आप देख सकते हैं यहां पे बड़ी इजीली दिख जाएगा आपको।
बेरिलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्स-रे ट्यूब। देख पा रहे हैं आप? मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन आपको दिख रहा है वहां पे, बड़ी इजीली आप वहां पे कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव मोस्ट ऑफ प्लूटोनियम स्पेंड फ्रॉम स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल। तो हमें रिमूव क्या करना है? प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल। तो स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल से अगर हमें प्लूटोनियम रिमूव करना है तो हम ये क्या यूज करेंगे? आप सोचेंगे पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन। भाई मुझे तो पता है कहां से आ गया। अब देखिए क्या होने वाला है। O2F2 oxidizes plutonium to PuF6 and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 from spent nuclear fuel। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? O2F2। इतनी सिंपल चीजें हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पूछी जा रही हैं। अब तो मानोगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे? जी हाँ, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डिफरेंट प्लानिंग है। अभी तक फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो हमने समझा ही, एक डिफरेंट प्लानिंग थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक डिफरेंट प्लानिंग है। इसकी प्लानिंग क्या है? इसकी प्लानिंग में समझेंगे नेचर ऑफ सब्जेक्ट क्या है हमारा। नेचर ऑफ सब्जेक्ट, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करना है। अगर नेचर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो हमें पता है ये एनालिटिकल है। जी हाँ, ये एनालिटिकल भी है और ये एप्लीकेशन बेस्ड भी है। तो हमें इसी तरीके से इसके बारे में सोचना होगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, जैसा कि आपको पता है, आपको नोट्स पढ़ने ही है, वो आपके बेस्ट गाइड है। एनसीईआरटी खास स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, उसको बिना देखे बिना पढ़े तो जाना ही नहीं है, बल्कि अच्छे से रट लेना है। इसके अलावा प्रीवियस है जेईई मेन पेपर्स आपको करने ही है। आपको मैंने बता ही दिया कहाँ रखे हैं आपके पास, सब टॉपिक वाइज, और सारा के सारा कंप्लीट 2021 के भी हमारे पास। ठीक है, अब मैंने एक एनालिसिस की थी यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, और आप देख सकते हैं किस वेटेज का क्या क्या आया। इसी वेटेज के आधार पे हमने इसको 3 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं वेटेज अलग अलग सारे चैप्टर्स के दिए हुए हैं, नोमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो भी। तो अब आप इस वेटेज को जरूर पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको भी रियलाइजेशन हो जाए कि जेईई मेन कितना कितना वेटेज से किस क्वेश्चन को पूछता जा रहा है। चलो अब हम लोग पार्ट 1 की बात करते हैं, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 30 to 35% देखा गया पिछले कुछ सालों में। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें जीओसी और आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा एल्काइल हैलाइड, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव्स के नाम से मैंने यहाँ लिखा था, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट 1 है जो 30 to 35% वेटेज रखता है हर बार। ठीक है, हम एल्कोहल और ईथर्स में भी अगर इसको शामिल कर लें तो भी अच्छा होगा। तो बेसिकली ये 4 पोर्शंस हैं जिसको कि हम देखते हैं जो 30 to 35% ऑफ द पेपर में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके बारे में अगर स्ट्रेटेजी समझनी है तो हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आएगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, अमीन्स। ठीक है, इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हम अगर बात करें पार्ट 3 में बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा हम समझेंगे पॉलीमर्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से हम लोग बात कर लेते हैं। पार्ट 1 की स्ट्रेटेजी जो 30 to 35% वेटेज तक आपका कंट्रीब्यूशन दे रहा था, उसमें जीओसी में क्या क्या पढ़ना होगा? एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। आपको पता है ना, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। जी हाँ, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा प्रॉब्लम्स। इसी पे थोड़ी सी मिक्स प्रॉब्लम जरूर आती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म, देखो आइसोमेरिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। जनरली आइसोमेरिज्म वो इन्वॉल्व करके देते हैं रिएक्शंस में, पूछ लेंगे नंबर ऑफ कायल सेंटर्स बताइए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, ड्रग्स, बायोमोलिक्यूल्स। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जरूर आ जाता है। ठीक है, तो दिस कैन बी अ वेरी इजी थिंग वेयर यू कैन गेट द मार्क्स। इसके अलावा अगर हम बोले एल्काइल हैलाइड्स, हैलोजन डेरिवेटिव, इसमें नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स, डायब्रोमिनेटेड, मोनोक्लोरिनेटेड, वो प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड में रिएक्शन होता था, याद है ना? जी हाँ, ये टाइप के क्वेश्चन इंटीरियर टाइप में आ जाते हैं। SN2 मैकेनिज्म में फिंकलस्टीन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, या SN1 में लुकास टेस्ट, रिएक्शन विद HI, ये सारी चीजें आपको देख के जानी है। आपको याद है मार्कोनिकोव रूल से एडिशन या एंटी मार्कोनिकोव रूल से एडिशन, ये भी याद रखना है। कुचरोव रिएक्शन, ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिलिन टू फॉर्म बेंजीन। जी हाँ, यहाँ पे SN1, SN2, E1, E2 पे लगेगा। इस सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन वो पढ़ने हैं। पर एक बात फिर भी बोलूंगा,
कि आपको एल्कोहल्स और ईथर्स में क्या क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, गिगनार्ड रिएजेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे एल्कोहल्स और बाकी कंपाउंड्स उन्होंने बनाए, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, ये आपको समझना है। ईथर की क्लेवेज, ईथर की फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी खास जो मैं बोल रहा हूं इस पे आपको जोर देके जाना है, ठीक है। पर एक बात साफ बोलूंगा, यहां पे प्लीज गिव मोर फोकस ऑन रिएजेंट्स रादर देन ऑन मैकेनिज्म। आपके जेईई मेन एग्जाम में मैकेनिज्म से लेके क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। मैं सोचो कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा हूं, आसानी से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है रिएजेंट्स पे। मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, रिएजेंट्स पे करिएगा। देखिए यहां पर भी मैं रिएजेंट्स की बात करूं, आप लोग पता है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। क्या करेंगे, रिएजेंट्स उनके फंक्शंस क्या है, रिएजेंट्स उनके फंक्शन क्या है। जैसे आपको बताऊं मेडिकल फील्ड में क्या होता है, डॉक्टर्स को ये बोला जाता है भाई ये सॉल्ट है, इससे हमारी ये बीमारी ठीक होती है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि मरीज कौन है। तो जी हाँ, रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस, रिएजेंट्स और उनके फंक्शंस, बस यही ध्यान रखना है आपको। सबस्ट्रेट क्या है, किस पे रिएक्ट कराया गया वो रिएजेंट, इतना कितना फर्क पड़ता है। फिर तो आप रिएजेंट के फंक्शन से ढूंढ ही लेंगे उस सबस्ट्रेट पे क्या रिएक्ट कराना है और क्या प्रोडक्ट बनना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बना पाए वो इसी स्ट्रेटेजी से बना पाए। क्या, रिएजेंट्स एंड देयर फंक्शंस। आप नोट्स बना लो, बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका। इसके अलावा अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में 4 मेजर रिएक्शंस हैं, कैनिज़रो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन। इन पे बेस कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एल्डोल कैनिज़रो का मिला दिया, एल्डोल और हेलोफॉर्म का मिला दिया, ऐसा कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एनसीईआरटी बेस तो बढ़िया, ये साइनोहाइड्रोजन फॉर्मेशन, एसीटल, कीटल, ये सारी चीजें बनती हैं, आपको पता ही है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करूं, सिंपल स्टेट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं कई बार पीवाईक्यूज के। यहाँ पर भी मेजर रिएक्शंस याद रखने हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा कीटो एसिड्स, डीकार्बोक्सिलेशन, एसाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स, एस्टरिफिकेशन, मेजर रिएक्शंस कुछ अमीन्स के समझ लीजिए, अमीन प्रिपरेशन बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमाबाइड रिएक्शन, कार्बाइल अमीन टेस्ट, बाकी टेस्ट, डायजो कपलिंग, डायजोटाइजेशन, और हमें कहीं ना कहीं कलर्स ऑफ डाइज इन डिफरेंट मीडियम भी पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं, फैक्चुअल भी हैं, सारे के सारा सोर्स कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी से करते जाइए और मजे होते जाइए, ठीक है। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स, वहां अगर हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मेन चीज है, उसमें भी नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इंट्रा फ्रीडल क्राफ्ट, ये सब करना है। थोड़ी सी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक स्पीशीज के बीच में जो हो रहा है। इसके अलावा फिनॉल की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एसएनएआर प्रोसेस, थोड़ी एनाल्जेसिक एस्पिरिन वगैरह ना, वो भी देख लेना। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, रीमर टाइमंड रिएक्शन और कोल बेस्ड रिएक्शन तो आपका काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस वाले पोर्शन में, ठीक है। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल की, यहाँ जो हम पार्ट 3 पे आ गए, यहाँ पे 20 to 30% का वेटेज हमने बताया था। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की देख लीजिएगा, वो टेबल दिया रहता है वहाँ पे आपका, वो सब देखना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए आपको, मोनो डाई पॉलीसैकेराइड्स के, फंक्शनल ग्रुप्स, कायरल सेंटर्स, प्रिपरेशन, यूजेस। जी हाँ, सारे एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के आ जाते हैं क्वेश्चंस। रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, खास तौर से जो एनसीईआरटी में टेबल दी है ना अमीनो एसिड्स की, पेप्टाइड, वो जरूर कर लेना। वहां पे कायरल सेंटर कौन सा है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, वो भी आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए विद नेम, वो सारे अमीनो एसिड्स के नेम वगैरह, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन, सारी चीजें यही तो पूछी जा रही हैं, बार बार वही घुमा घुमा के पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी आपने देख ली, ये सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई। तो प्लीज एनसीईआरटी इसमें जरूर देखते रहिएगा। और आपको तो पता है पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में क्या है, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, यूजेस। अगर मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, सेपरेशन टेक्निक्स, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब तो है ही। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, खास तौर से नाइट्रोजन और सल्फर, ये तो आपको देखना ही देखना है, वो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ठीक है। इसको मत निगलेक्ट कीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके लिए एक ही मूल मंत्र है, आपका क्लास 12 का चैप्टर एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाइए, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ करते जाइए। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कहाँ कहाँ पे कैसे एम्फेसिस करना है, क्या करना है। अब सारे के सारे केमिस्ट्री में आपको चीजें मैंने आसान बना के दे दी हैं, और मैं इसमें भी बोलूंगा आपको थोड़ा सा रिवीजन मेमोरी बेस्ड टॉपिक सा करना है लास्ट आवर में। मान लीजिए आखिरी के 2-3 दिन बचे हैं, तब केवल मेमोराइज करने वाले टॉपिक जरूर करिएगा। और वैसे तो आपको पता ही है, अगर आप डेली के 10 रिएक्शन भी रिवाइज कर लेंगे ना,
मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जी हाँ, केवल 10 रिएक्शन डेली, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और एम्फेसाइज कहाँ देना है? एनसीईआरटी क्लास 12 पे ज़्यादा देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको पता है 12 का ज़्यादा पोर्शन है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बातचीत। फिर से देखिए बता रहा हूँ, फोकस मोर ऑन रिएजेंट्स रेदर देन ऑन मैकेनिज्म। जी हाँ, इसको तो आप भूलना ही मत। मैकेनिज्म की चिंता मत कीजिए, अरे एडवांस में बहुत टाइम पड़ा, तब दोबारा कर लेंगे मैकेनिज्म तैयार। ठीक है, अभी तो रिएजेंट्स पे सारा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे पक्का पता है थोड़ा सफिशिएंट टाइम रहेगा जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए, जेईई एडवांस 2022 के लिए। तो अभी से मैं आपसे बोलूंगा कि जिसने मेरे इस वीडियो में जो बताया गया उसके लिए 50% भी करने का प्रयास कर लिया, तो मैं उसको गारंटी से कह सकता हूं कि उसका पक्का केमिस्ट्री में स्कोर बहुत हाई जाएगा। ऐसे भी बच्चे होंगे आप में से जो इस वीडियो को देखने के बाद फुल मार्क्स लेके आएंगे जेईई मेन केमिस्ट्री में। जी हाँ, तो इसी भावना के साथ मैं आप लोगों को बोलूंगा ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो यू कैन विन। थैंक यू।